पहला क्वेश्चन लिखिए, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो क्या लिखिएगा इसमें? सबसे पहले लिखिएगा कवि, पहले ऐसे लिखना है, प्रेम पीर के कवि कहे जाने वाले मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से किया है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण सभी वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वास्तविक रूप में उसको देखता है, उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी का जो आँख है वो भी सभी व्यक्ति को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो है। बात समझ में आया? एग्जाम में पूछा जाएगा और ये सबसे मोस्ट VVI प्रश्न है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार से दर्पण किसी भी वस्तु को वास्तविक रूप में देखता है, उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो रहता है, उसी प्रकार से कवि मलिक मोहम्मद जैसी भी सभी को उसी रूप में देखते हैं जैसे वो रहता है। वो कभी भी किसी के साथ देखने में भेदभाव नहीं करता है। बात समझ में आए? जैसे आप लोग के साथ होता होगा, आप किसी को किसी दृष्टि से देखते होंगे और किसी को किसी दृष्टि से देखते होंगे। जैसे आपके पास भी दो दोस्त होगा, एक दोस्त आता होगा तो आप जाते होंगे ठेला पे मोमोज खिलाने, और एक दोस्त आता होगा उसको ले जाते होंगे रेस्टोरेंट में खिलाने। तो अंतर समझ में आ रहा है ना? तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन ये ऐसा करने वाला पार्टी नहीं है, ये सबको एक नज़र से देखता है। बात समझ में है? इसका हिंदी याद हुआ आप लोग को? क्या लिखेंगे इसमें? कवि मलिक मोहम्मद जैसी, कवि मलिक मोहम्मद जैसी का कलिक, हल्ला नहीं करिए, कवि मलिक मोहम्मद जैसी अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए करते हैं क्योंकि जिस प्रकार से दर्पण किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उसी प्रकार से। बात समझ में आया? तो इसमें आपको क्या लिखना है फिर से समझिए, कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए किया है क्योंकि जिस प्रकार से दर्पण सभी वस्तुओं को उसी रूप में, मतलब वास्तविक रूप में देखता है, उसी प्रकार से कवि जो है वो सभी को एक नज़र से देखता है। आया समझ में? याद हो गया ना? अब अगला देखिए, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो सबके बारे में आपको बताना है। तो आप कल पढ़े होंगे तो आप बता दीजिएगा। तो क्या है कलंक में? याद करिए, चंदा मामा के बारे में बताया गया था कि चंदा मामा मतलब चांद में कलंक होते हुए भी वो क्या करता है, पूरा पूरा उजियारा देता है जग को वो। और उसी प्रकार से कांच और कंचन के बीच में संबंध बताया था कि जब तक घड़िया को हम लोग तपाएंगे नहीं तब तक कांच कभी भी सोना नहीं बन सकता है ना? इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि मनुष्य जीवन में तभी सफल हो पाएगा जब वो जीवन में क्या करेगा, संघर्ष करेगा। जब तक वो खुद को तपाएगा नहीं तब तक मनुष्य जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? तो हम सबको एक ही बात बोलते हैं, यदि आप रात में चैन का नींद सोते हैं मतलब आप मुर्दा हैं। अगर रात में सोने के समय आपको अपना भविष्य को लेकर के चिंता होता होगा कि फरवरी मार्च में क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, या उसके बाद क्या करेंगे, मतलब आप जिंदा हैं। अन्य तो फिर रात में गए आराम से नींद आ जाता है तो आप मुर्दा हैं, चलता फिरता मुर्दा हैं। हम सबको यही बात बोलते हैं। तो क्या बोलना है आपको दूसरा का आंसर? तो पहले करबक में, सुनिए, पहले करबक में कलंक, कांच तथा कंचन से निम्नलिखित तात्पर्य है। फिर लिखिएगा, कवि कहते हैं कि चांद में कलंक होते हुए भी, कलंक मतलब दाग, चांद में दाग होते हुए भी वो पूरे विश्व को, जग को क्या करता है, उजियारा करता है। उसी प्रकार से कांच और कंचन में यह तात्पर्य बताया गया है कि जो घड़िया है वो आग में जब तक तपता नहीं है, कोयले के आग में जब तक वो तपता नहीं है तब तक कांच कभी भी सोना नहीं बनता है। यहाँ पे कवि हम लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जब तक अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। आया समझ में? फिर तीसरा में देखिए बोला जा रहा है, पहले करबक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो जायसी का आत्मविश्वास क्या है बताइए? आत्मविश्वास जायसी जी को कैसे आ रहा है? नहीं, ये आत्मविश्वास का बात थोड़े हुआ। आत्मविश्वास उसको पहले करबक में कैसे आया, कोई बता सकते हैं? हाँ, पहले करबक में क्या बोला था वो याद करिए कि चांद में जब कलंक है उसके बावजूद भी वो पूरा दुनिया को उजियारा दे रहा है, तो हम तो मनुष्य ही हैं, क्या दिक्कत है, एगो आंख नहीं है तुमको।
हाँ देख तो सकते हैं, हाँ एगो कान था, सुन नहीं पाता था वो, हाँ लंगड़ा नहीं था, केवल एक आंख से अंधा था और एक कान नहीं था उसके पास, हाँ बहरा था वो। तो ये उसको आत्मविश्वास दिलाता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को आत्मविश्वास को बनाए रखें। आप लोग को भी जब डिमोटिवेट हो जाइएगा आप लोग, तो कुछ नहीं करना है, एगो 10 रुपया आपको निकालना है, घर से बाहर निकलना है, नहीं बैंक में नहीं, टोटो आराम से पकड़ लीजिएगा या रिक्शा, स्टेशन चले जाना है, नहीं मरना नहीं है, स्टेशन जा करके कुछ नहीं करना, स्टेशन अंदर नहीं जाना है आपको, स्टेशन के बाहर में आप केवल बैठ जाइएगा, आपको दुनियादारी समझ में आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, आपको स्टेशन के पास जाकर के खाली बैठ जाना है, आपको दुनियादारी समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा स्थिति में, हम ये बताना चाह रहे हैं। जब इतनी सा का बच्चा को कूड़ा चुनते हुए आप देखिएगा, हेटी की लड़की सबको, लड़का सबको, एकदम छोटा उसको आप जब कूड़ा चुनते हुए देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप लोग का स्थिति कितना अच्छा है और उस लोग का स्थिति कितना खराब है। परसों हम स्टेशन से ही आ रहे थे, 1 बजे दोपहरिया में, बताइए उतना करकराता का धूप में इतनी अच्छा की लड़की जो है कूड़ा चुन रही थी। कूड़ा मतलब वो नहीं होता है प्लास्टिक चुनना, तो उसको देख करके आपका दिल कसोट जाएगा कि जब वो बच्चा, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है बाबू, आप शांत रहिए, आपका जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो कुछ मोटिवेट होने के लिए आप वो सबको देख सकते हैं, वो सबको देख करके आपको बहुत एनर्जी फील जैसा होगा, जैसे इनको हो रहा है किससे, चांद से। ये बोल रहा है कि चांद में कलंक है, उसके बावजूद भी ये जग को क्या कर रहा है, उजियारा कर रहा है। उसी प्रकार से क्या हुआ अगर मेरा एक आंख और एक कान नहीं है, तो हम इस प्रकार से कविता का रचना करेंगे, इस प्रकार से कहानी का रचना करेंगे कि जो भी इसको पढ़ेगा वो 2 बोल मेरे बारे में जरूर बोलेगा। बात समझ में आया? अच्छा ही बोलेगा वो, क्योंकि इतना अच्छा वो रचेगा। तो समझ में आया? किसी को दिक्कत है? लिखिए, पहला का आंसर लिखिए, जो क्वेश्चन नहीं लिखा है वो जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, कवि मलिक मोहम्मद जैसी कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किए हैं क्योंकि जिस प्रकार से दर्पण किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देखती है, क्योंकि जिस प्रकार से दर्पण किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देखती है, दर्पण किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में देखती है, उसी प्रकार वास्तविक रूप में देखती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी एक आंखों से देखते हैं। उसी प्रकार कवि भी अपनी एक आंखों से देखते हैं। एक आंख से देखते हैं, एक आंख से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखिए, पहले करवक में कलंक कांच तथा कंचन से निम्नलिखित तात्पर्य हैं। कांच तथा कंचन से निम्नलिखित तात्पर्य हैं। पैरा चेंज। जायसी जी कहते चांद में कलंक
जायसी जी कहते हैं कि चांद में कलंक, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दाग, चांद में दाग होते हुए भी, चांद में दाग होते हुए भी वो जग को उजियारा करता है। वो हाँ, होते हुए भी वो जग को उजियारा करता है, वो जग को उजियारा करता है। हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। घड़िया को, घड़िया को जब तक कोयला में तपाया नहीं जाता, जब तक कोयला में तपाया नहीं जाता, हाँ, जब तक कोयला में तपाया नहीं जाता, तब तक कांच सोना नहीं बनता, तब तक कांच सोना नहीं बनता, तब तक कांच सोना नहीं बनता। अर्थात कवि यहाँ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात कवि यहाँ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि, यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, जब तक मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। हाँ, यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब तक मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। तीसरा का आंसर लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा का आंसर लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पहले करबक में, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पहले करबक में, पहले करबक में उनका आत्मविश्वास, उनका आत्मविश्वास, आंसर लिखा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास चांद से भी है, चांद से भी है, चांद से भी है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पहले करबक में उनका आत्मविश्वास चांद से भी है। कहाँ? करबक होगा, करबक, कर बको बक। देखें, उनका विश्वास चांद से भी है। हाँ, यहाँ कवि यह कहते हैं कि, यहाँ कवि यह कहते हैं कि चांद में दाग होते हुए भी, चांद में दाग होते हुए भी, चांद में दाग होते हुए भी वो जग को उजियारा करता है, वो जग को उजियारा करता है, वो जग को उजियारा करता है। तो हम तो केवल इंसान ही हैं, तो हम तो केवल इंसान ही हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चौथा नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की है। तो बताइए, कवि ने क्या कहा है कि हम जो कहानी और कविता का रचना कर रहे हैं, ये नहीं बोला था कि उस कहानी और कविता से ही हमको भविष्य में क्या करा जाए, जाना जाए, और मेरे बारे में दो बोल बोला जाए, यही ना है कवि का इच्छा। तो क्या लिखिएगा, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि
वो जिसका जिन भी कविता और कहानी का रचना किए हैं, भविष्य में उसको कोई भी पढ़े तो वो कवि के बारे में 2 शब्द जरूर बोले। यही कवि का क्या है, आया समझ में। फिर देखिए 5 नंबर में तो व्याख्या है, तो उसको हम बाद में करा देंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रक्त के लेई का क्या अर्थ है। तो इसमें लिखिएगा कवि मलिक मोहम्मद जैसी के करबक में रक्त के लेई शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है रक्त का लेई, मतलब होता है गोंद। यहाँ पे कवि कहते हैं कि उन्होंने कविता का जो रचना किया है वो अपने रक्त को गोंद के रूप में प्रयोग करके शब्दों को क्या किया है, जोड़ा है। बात समझ में आया। अपने रक्त को गोंद के रूप में प्रयोग करके शब्दों को उसने क्या किया है, जोड़ा है, और तब आप उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत। फिर से एक बार देखिए, चौथा नंबर का आंसर में लिखिएगा कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि, या कवि मलिक मोहम्मद जैसी की इच्छा है कि वो जो भी कहानी और कविता का रचना कर रहे हैं, भविष्य में कोई भी उसे पढ़े तो उनके बारे में 2 शब्द जरूर बोले। यही उनका क्या है, इच्छा है। ठीक है, यहाँ तक में। फिर अगला प्रश्न है कि रक्त के लेई का क्या अर्थ है। तो इसमें लिखिएगा रक्त के लेई का अर्थ रक्त का गोंद है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि उन्होंने कविता का रचना अपने रक्त के गोंद से शब्दों को जोड़कर किया है। बात समझ में आया। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग रचना के रूप में किया है। हो जाएगा। फिर अंतिम क्वेश्चन है कि दूसरे करवक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। तो दूसरा करवक में क्या बोला गया था कि मनुष्य तो जिंदा रहता नहीं है, बल्कि रहता क्या है, तो उसका कहानी रहता है। जैसे कौन कौन नाम लिया गया था, रतन सेन, कहाँ है वो राजा रतन सेन, कहाँ है वो बुद्धिमान सुग्गा, कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान, यही था ना, कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वो राघव चेतन, यही ना, कहाँ है वो सुंदर पद्मावती। सब क्या हो गई, मर गई, लेकिन अभी भी इन सब का क्या है, कहानी बचा हुआ है। हो जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि वही पुरुष महान है जो अपने कीर्ति के लिए जाना जाता है। खत्म। कीर्ति मतलब काम के लिए जाना जाता है। समझ में आया। कैसे लिखिएगा इसको, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा दूसरे करवक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। तो इसमें लिखिएगा कवि मलिक मोहम्मद जैसी दूसरे करवक में कहते हैं कि इस जग में मनुष्य नहीं रहता है, लेकिन उसका कर्म, उसका कहानी बना रहता है। जैसे राजा रतन सेन अब कहाँ है, सुग्गा कहाँ गया, अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ गया, राघव चेतन कहाँ है, पद्मावती का भी कुछ पता नहीं, सबका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। बस बचा है तो केवल उनका कहानी बचा है। इसलिए वही मनुष्य या वही पुरुष धन्य है जो अपने कीर्ति के वजह से जाना जाता है। आया समझ में। किसी को किसी में दिक्कत है। कीर्ति कौन वाला कीर्ति, कीर्ति मतलब होता है काम, जो अपने काम से जाना जाता है। आया समझ में। किसी क्वेश्चन में दिक्कत, चलिए लिखिए। 7 में बोला जा रहा है कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग रचना के लिए किया है। बस चलिए लिखिए। हाँ, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की इच्छा है कि, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की इच्छा है कि, कवि मलिक मोहम्मद जैसी की इच्छा है कि जो भी उनके द्वारा रचित कहानी या कविता, जो भी उनके द्वारा रचित कहानी या कविता को पढ़े, हाँ, रचित कहानी या कविता को पढ़े, वो उनके बारे में 2 बोल जरूर बोले। वो उनके बारे में 2 बोल जरूर बोले। वो उनके बारे में 2 बोल जरूर बोले। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। जरूर बोले। अगला प्रश्न का आंसर लिखिए। रक्त के लेई का अर्थ, रक्त के लेई का अर्थ, रक्त के लेई का अर्थ रक्त का गोंद है।
रक्त का गोंद है। रक्त के लेई का अर्थ रक्त का गोंद है। रक्त का गोंद है। कवि कहते हैं कि उन्होंने कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी कविता को कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी कविता को कविता में ऐसे लिखिए कविता में कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी कविता में शब्दों को रक्त के लेई से जोड़कर लिखा है। रक्त के लेई से जोड़कर लिखा है। ये वाला लिखिए, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग रचना के अर्थ में किया है। लिखिए, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिखिए प्रयोग, और प्रयोग के बाद लिखिएगा रचना के अर्थ में किया है। हाँ, 7 नंबर का आंसर पूरा लिखिए जल्दी। चलिए अगला उत्तर लिखिए। अरे 7 का पहले यहाँ से पूरा यहाँ तक आंसर, यहाँ प्रयोग तक लिखें और उसमें इसको लिख दीजिएगा रचना के अर्थ में किया है। चलिए 8वां नंबर का उत्तर लिखिए। 8 नंबर का उत्तर लिखिए। दूसरे करबक में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि, लिखिए 8 नंबर का उत्तर लिखिए। दूसरे करबक में कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि दूसरे करबक में कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि दूसरे करबक में कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि फूल मर जाता है किंतु उसका खुशबू बचा रहता है। थोड़ा सा लाइन अच्छा से बना देते हैं। फूल मर जाता है किंतु उसका खुशबू बचा रहता है। दूसरे करबक में कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि फूल मर जाता है किंतु उसका खुशबू बचा रहता है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए खुशबू बचा रहता है। जैसे रतन सेन सुग्गा बुद्धिमान सुग्गा, रतन सेन बुद्धिमान सुग्गा, अलाउद्दीन सुल्तान, राघव, रतन सेन, रो तो नो उसके बाद सेन, सोमय का नो सेन, रतन सेन, बुद्धिमान सुग्गा, अलाउद्दीन सुल्तान, राघव चेतन, सुंदर पद्मावती, खूबसूरत पद्मावती भी लिख सकते हैं आप। पद्मावती, कोई जीवित नहीं बचा, अलाउद्दीन सुल्तान, राघव चेतन, सुंदर पद्मावती, कोई जीवित नहीं बचा। बचा है तो केवल उनका कहानी, बचा है तो केवल उनका कहानी, बचा है तो केवल उनका कहानी। लिखे, बचा है तो केवल उनका कहानी। सुंदर पद्मावती, कोई जीवित नहीं बचा, बचा है तो केवल उनका कहानी। इसलिए कवि कहते हैं कि वह पुरुष ही धन्य हैं जो अपने कीर्ति के वजह से जाने जाते हैं। हाँ, वह पुरुष ही धन्य हैं जो अपने कीर्ति के लिए जाने जाते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हुआ।